मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने कोई चीज अपने फैक्ट्री में बनाई, अब मैं ये चीज डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेचती। ह्यूमन कॉजेस, कल उठ के आपके यहाँ पे किसी एम्प्लॉय ने ही चोरी कर दी, कोई एम्प्लॉय मशीन चालू रख के चला गया, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, इसको मुद्दती हुंडी, ये टाइम पीरियड वाली हुंडी थी, ठीक है। तो मुद्दती का मतलब होता है टाइम पीरियड। तो मैं अगर चीजें बनाती हूँ, कोई कस्टमर है जो चीजें खरीदता है, तो उसके बीच में भी डिफरेंट इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे एजेंट्स है, ब्रोकर्स है, एक्सेट्रा, जो ये डील्स कराने में, बाइंग एंड सेलिंग कराने में यहाँ पे मदद करते हैं। हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एंड फन। क्लास 11 के बच्चों के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जिसमें बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, तीनों सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स रैपिडली हम आप सबको यहाँ पे रिवाइज करा देंगे। बैकलॉग रह गया है, रिवीजन करना चाहते हो, यूनिट टेस्ट सारा है, उसकी तैयारी करना चाहते हो, ये सीरीज के द्वारा आप इसको कर सकते हो। आज के इस लेक्चर में बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस यहाँ पे आप सभी के लिए मैं कंप्लीट करने जा रही हूँ। अगर आप एनसीईआरटी रेफर कर रहे हो, इसी चैप्टर का नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज वन एंड द सेम। अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ ट्रेड इन इंडिया एंड दूसरा पार्ट आपका बिजनेस के ऊपर है। कुछ स्कूल्स में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड इन इंडिया ओमिट किया गया है, स्किप किया गया है। अगर आप स्किप या ओमिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मैं दोनों कवर कराऊंगी सो दैट जिन स्कूल्स में कराया गया है उनको दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ बिजनेस के साथ शुरुआत करेंगे, मतलब बिजनेस वाला पार्ट हम पहले यहाँ पे करेंगे। सो अगर मैं कहती हूँ द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन ऑफ बिजनेस गिवन है, जो कि कहता है बिजनेस का मतलब होता है द एक्ट ऑफ बीइंग बिजी। मतलब जब आप बहुत बिजी हो, सारा काम खुद से कर रहे हो, हर चीज आप मैनेज कर रहे हो, तो वो एक तरीके से बिजनेस है। बट ये तो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन नहीं हुआ, इसीलिए हमने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है, जहां पे हम कहते हैं बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहां पे लोग रेगुलरली परचेस एंड सेल या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे करते हैं विद द मेन ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। देखो बाबू, बिजनेस की अगर आप बात करोगे, मान के चलो आपकी फैक्ट्री इंडस्ट्री है जहां पे आप चीजें प्रोडक्शन करके आप सेल कर रहे हो प्रॉफिट कमाने के लिए, या फिर आप एक होलसेलर हो, रिटेलर हो, जहां पे आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप एक जगह से खरीदते हो, अपना मुनाफा ऐड करते हो और उसको सेल करते हो, तो ये भी बिजनेस है। वेदर आप प्रोड्यूसिंग कर रहे हो, वेदर आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, बट आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हो विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका यहाँ पे मेन मोटिव है, इसको हम यहाँ पे बिजनेस कहते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बिजनेस की बात करोगे तो बिजनेस को समझने के लिए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें आपको ह्यूमन एक्टिविटीज कराई गई है। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? सिंपल शब्दों में हम जो भी काम दिन भर में करते हैं उसको हम ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। चाहे हम उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं, दिन भर में एक व्यक्ति जो भी काम करता है उसको हम ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। ये ह्यूमन एक्टिविटीज दो पार्ट में क्लासिफाई होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब हर वो एक्टिविटी जो आप करते हो विथ द इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी। अरे बाबू, पापी पेट के लिए काम तो करना पड़ेगा, है ना। काम करोगे, कमाओगे, तब तो अपनी जरूरतें पूरी करोगे, खाओगे, पियोगे, तब तो आप करोगे। तो आप अगर कोई भी काम करते हो विद द एम ऑफ अर्निंग मनी, कि ये काम करने के बदले मुझे पैसा मिलेगा, इसके लिए आप कोई भी काम करते हो, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ओके। जब आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे जाते हो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है यहाँ पे मॉनेटरी रिटर्न्स के लिए नहीं होता। मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कह सकते हो हर वो एक्टिविटी विच इज डन नॉट विथ द इंटेंशन of earning money but for psychological satisfaction, ठीक है। तो अगर आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करोगे, हर वो काम जो आप करते हो मानसिक सुकून के लिए, अपने मन की शांति के लिए, आपको बेटर फील हो, आपको अच्छा फील हो, इसके लिए अगर आप करते हो तो उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे पैसा कमाना आपका इंटेंशन है, यहाँ पे पैसा कमाना आपका इंटेंशन नहीं है, बल्कि मानसिक सुकून जो है वो आपका यहाँ पे इंटेंशन है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगेन 3 टाइप की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्शन या तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप करते हो, यहाँ पे आपका मेन एम होता है टू अर्न प्रॉफिट्स।
प्रोफेशन की अगर आप बात करोगे, जैसे सीए है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, तो प्रोफेशन में आपकी जो भी नॉलेज है, आप जब डिग्री करते हो, पढ़ाई करते हो, तो आपकी जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसका इस्तेमाल करके आप लोगों को सर्विस देते हो, उसके बदले आप फीस चार्ज करते हो। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपका इलाज करेगा, बदले में आपको फीस देनी होगी, तो फीस उनकी कमाई का जरिया बन जाता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे तो सिंपल शब्दों में आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो। अब आप कहीं पे नौकरी करते हो, दिन भर ऑफिस में काम करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि उसके बदले आपको सैलरी या तो वेजेस मिलता है। तो अगर आप बिजनेस की बात करो या प्रोफेशन की बात करो या एम्प्लॉयमेंट की बात करो, ये तीनों जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाता है। वैसे ही अगर आप बोलोगे कि मम्मी आपके लिए रोज घर पे खाना बनाते हैं, क्यों खाना बनाते हैं? पैसे मिलते हैं इसके लिए? नो, क्योंकि उनको अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मंदिर जाते हो, भगवान के सामने माथा टेकते हो, किसी व्यक्ति की जैसे कोई व्यक्ति है जो देख नहीं पाता, उसका रास्ते क्रॉस करने में मदद कर दिया, ट्री प्लांटेशन ड्राइव कर दिया, पर्यावरण के लिए स्वच्छता भारत अभियान कर दिया, तो ये सब जो है नॉन मॉनिटरी एक्टिविटीज है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जहां पे ये काम आप अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मानसिक सुकून, आपको बेटर फील हो, इसके लिए आप करते हो। इसके पीछे आपका पैसा कमाने वाला कोई भी इंटेंशन नहीं होता। ठीक है, पूरे चैप्टर में मेन फोकस आपका बिजनेस के ऊपर है, तो उसी के ऊपर हम फोकस करके चलेंगे। अब अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप करोगे दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस। कोई भी एक्टिविटी को अगर आप बिजनेस बोलना चाहते हो तो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आप कोई काम कर रहे हो जिसमें प्रॉफिट आपका मोटिव नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं गाय के लिए चारा बेचती हूँ, बट वो चारे के लिए मैं जो भी पैसा लेती हूँ उसमें मैं कुछ कमाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए चारा बेचती हूँ कि भाई उसी बहाने से कोई धर्म वाला काम हो जाए, गाय को चारा मिले, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। मैं अगर किसी को फ्री में किताबें बांटती हूँ कि भाई बच्चों को यहाँ पे पढ़ने में मदद मिल जाए, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जब आप ये काम पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, ना कि कोई दान धर्म की भावना से कर रहे हो। तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे आपका मेन एम प्रॉफिट होना चाहिए, पैसा कमाना होना चाहिए, ना कि डोनेशन, दान धर्म। नेक्स्ट है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाबू मान के चलो आपकी एक चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री है, जहां पे आप रॉ मटेरियल लेते हो, चॉकलेट बनाते हो, पैक वैक करके मार्केट में बेचते हो, उसमें आप मुनाफा कमाते हो, ये भी बिजनेस है। मान के चलो आपकी छोटी सी एक दुकान है जिसमें आप चॉकलेट्स बेचते हो, तो आप क्या करते हो, बड़े बड़े होलसेलर्स हैं, उनके पास से चॉकलेट खरीद के लाते हो सस्ते दाम में, थोड़ा सा अपना मुनाफा ऐड करते हो और अपनी दुकान में चॉकलेट बेचते हो, तो ये भी एक बिजनेस है। तो अगर आप चीजें बनाकर बेचो या कहीं और से लाकर अपना मुनाफा ऐड करके बेचो, प्रोडक्शन करो या प्रोक्योरमेंट करो, दोनों बिजनेस में आ जाता है। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। बाबू कोई भी बिजनेस अगर आप करोगे, बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज हमेशा यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। चाहे आप प्रोडक्शन करके सेल करो, चाहे कहीं और से लेकर सेल करो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है जिससे किसी ना किसी की नीड फुलफिल होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को पानी चाहिए, प्यास लगी है, वो आपके दुकान पे आता है, पानी की बोतल खरीदता है, तो उसकी जरूरत पूरी हुई और आपको मुनाफा मिला। Yes, this is business. Okay. Next, dealing in goods and services on a regular basis. कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, कभी कभार कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मेरे पास एक कार है, मैंने वो कार बेच दी। जब कार बेची तो उसमें मुझे 10,000 का मुनाफा हुआ, तो क्या ये बिजनेस है? नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। भले आपको मुनाफा हुआ, बट क्या ये आपका पेशा है? क्या कार बेचने का काम आप रोज करते हो? क्या यही आपका काम है? नहीं है ना, तो ये बिजनेस नहीं है। कोई भी एक्टिविटी जो वंस इन अ वाइल आपने करी, उसमें आपने मुनाफा कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया, तो उसको आप बिजनेस नहीं कह सकते। जब वो काम आप डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर करते हो, तब आप उसको बिजनेस कह सकते हो। नेक्स्ट दैट इज प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग हमेशा बिजनेस का मेन मोटिव होता है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस में प्रॉफिट हो, कभी कभी बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है, बट एट द एंड आप जो काम कर रहे हो उसके पीछे आपका जो इंटेंशन है, जो मोटिव है, वो प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स और रिस्क। कोई भी बिजनेस आप करो उसमें रिस्क तो होता है। रिस्क क्यों होता है? क्योंकि बिजनेसेस में आप भले ही ये बिजनेस प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, बट प्रॉफिट हो ना हो इसकी कोई गारंटी है क्या? हो सकता है नुकसान हो जाए, हो सकता है कि ज्यादा प्रॉफिट ना हो, ना के बराबर प्रॉफिट हो सकता है। तो कोई भी आप बिजनेस करो, छोटे से बड़ा, उसमें रिस्क इन्वॉल्व जरूर होता है। हाँ, किसी बिजनेस में रिस्क कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, बट रिस्क हमेशा हर बिजनेस में इन्वॉल्व जरूर होता है।
तो अगर आप जो काम कर रहे हो उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है तो यस आप उस काम को बिजनेस कह सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हाँ, मेन मोटिव या मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हमेशा प्रॉफिट होता है, बट प्रॉफिट इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ये आपको समझना है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है प्रॉफिट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आप स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट एंड उसको एक्सप्लेन करो या जस्टिफाई करो व्हाई इट इज करेक्ट और व्हाई इट इज इनकरेक्ट। तो आपको ये समझना है कि बिजनेस में प्रॉफिट इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव और ओनली मोटिव, इट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स बट नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसको आप 3 पार्ट्स में या 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का और एक नाम है, आप इसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हो, ये दोनों वन एंड द सेम है। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करोगे तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आप हमेशा बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखते हो। मतलब अगर मेरा बिजनेस है, मेरी कंपनी है, तो मेरे कंपनी का बेनिफिट, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट, मेरे बिजनेस का बेनिफिट मैं यहाँ पे देखती हूँ। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ। इसको हमेशा सीक्वेंस में ही लिखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ की अगर आप बात करोगे तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे है। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? कल उठ के नया बिजनेस शुरू करा, ऑब्वियसली बिजनेस शुरू में आपका करोड़ों कमाना शुरू नहीं कर देगा, मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बड़े बड़े ब्रांड्स है, तो शुरू में आपको ये देखना होगा कि भाई मेरा बिजनेस जो है सर्वाइव करे। माने तो भले मुझे बिजनेस में प्रॉफिट ना हो बट एटलीस्ट मैं उतना कमा लूं कि मेरा खर्चा यहाँ पे कवर हो जाए, इसको नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन भी कहा जाता है। उसके बाद आता है प्रॉफिट। पहले आपने सरवाइव किया, मार्केट में आप टिके, आपका खर्चा निकल रहा है, धीरे धीरे आप नाम बनाओगे, रेपुटेशन बनाओगे, ट्रस्ट बिल्ड करोगे, तो इवेंचुअली देन आपका फोकस प्रॉफिट पे होता है कि चलो अब हमें लोग जानने लगे हैं, ब्रांड को लोग जानने लगे हैं, अब हम सेल्स बढ़ाकर अपने मुनाफे को कैसे इंक्रीज करें। तो धीरे धीरे सेल्स को बढ़ाना, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना, इसके ऊपर हम फोकस करना शुरू कर देता है। एक बार प्रॉफिट्स आना शुरू हो गए, प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गए, देन हमारा फोकस जाता है ग्रोथ के ऊपर, जहां पे हम ये सोचते हैं कि हम अपने बिजनेस को और बड़े लेवल पे कैसे लेकर जाए। नए ब्रांचेस खोलना, नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना, नया प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, ये सब इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ है। तीनों में आप बिजनेस का फायदा, बिजनेस का बेनिफिट सोच रहे हो, इसीलिए हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल या तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आप बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी देखते हो। मतलब यहाँ पे ना बिजनेस अपना फायदा, अपना नुकसान, अपना प्रॉफिट, अपना बेनिफिट सब भूलकर सोसाइटी के लिए कुछ काम करना, सोसाइटी का बेनिफिट एंड वेलफेयर देखना, ये यहाँ पे देखता है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी जिससे आपके लिए क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में जैसे मैंने कहा आप बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल यहाँ पे देखते हो। तो मान के चलो आप कहते हो कि हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करते हैं, जहां पे हम गांव में जाके बिजनेसेस वगैरह सेटअप करके कोशिश करते हैं कि गांव में लोगों को रोजगार मिले, जिससे वहां पे गरीबी कम हो सके, वो भी अपनी जरूरतें कमाकर पूरी कर सके। राइट, तो ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बन जाता है। उसके अलावा प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स, प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। तो अगेन आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि भाई अच्छे क्वालिटी के गुड्स बनाकर रीजनेबल प्राइसेस पे हमें देने चाहिए सो दैट सभी लोग उसको अफोर्ड कर सके और सभी लोगों को अच्छे क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे मिल सके। उसके अलावा आप यहाँ पे कहते हो कि मैंने कोई भी समाज सेवा करी, कहीं पे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा दिया, कहीं पे मैंने शौचालय बना दिया, कहीं पे मैंने स्कूल्स बना दी, कहीं पे मैंने गवर्नमेंट का कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा था वहां पे मैंने गवर्नमेंट की मदद कर दी, कहीं पे ट्री प्लांटेशन कर दिया, कहीं पे पोल्यूशन रिड्यूस करने की कोशिश की, कहीं पे मैंने इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट हो, लोगों को यहाँ पे बेनिफिट हो, वो देखा। ये यहाँ पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखो ये सारा काम आप जो कर रहे हो वो इकोनॉमिक बेनिफिट या प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हो, समाज सेवा आप कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, लोगों का बेनिफिट देख रहे हो, लोगों का यहाँ पे फायदा देख रहे हो, दैट बिकम्स अ सोशल ऑब्जेक्टिव। राइट,
थर्ड कैटेगरी है जो कि है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स की बात करोगे तो यहां पे आप बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स देखते हो। बाबू ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स के और दो नाम है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हो और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को आप यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आप बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज, जो लोग आपके कंपनी में काम कर रहे हैं उनके फायदे के बारे में आप यहाँ पे सोचते हो। तो उनके लिए अच्छी वर्किंग कंडीशंस देना, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, लाइटिंग प्रॉपर हो, उनके लिए साफ पीने का पानी हो, क्लीन वॉशरूम्स हो, खाने पीने की फैसिलिटीज हो, उनको काम सीखने का मौका देना, ग्रो होने का मौका देना, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्योर रिस्पेक्ट उनको यहाँ पे मिलना, जहाँ पे उनकी काम भले कोई भी हो, पोजीशन कोई भी हो, बट कंपनी में उनकी एक रिस्पेक्ट हो, रिस्पेक्टफुली लोग उनसे बात करें, ठीक है, उनको आगे जाने का मौका देना, उनको ये फैसिलिटीज देना, एम्प्लॉइज का बेनिफिट और वर्कर्स का बेनिफिट यहाँ पे सोचना, ये पार्ट ऑफ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स हो जाता है। तो कोई भी काम आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो, बिजनेस के फायदे के लिए कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कोई भी काम आप समाज के फायदे के लिए कर रहे हो, समाज के भले के लिए कर रहे हो, सोशल ऑब्जेक्टिव, कोई भी काम आप अपनी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज के भले के लिए कर रहे हो, तो बन जाता है आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट टॉपिक और द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फोकस करता है ऑफ रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। मैं आपको एक बार नहीं कई बार यहाँ पे रिपीट कर चुकी हूं कि प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिना प्रॉफिट के बाबू कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल तक चलो आपको मुनाफा नहीं हो रहा, बिजनेस को कैसे भी नुकसान में खींचोगे, कब तक खींचोगे? तो प्रॉफिट बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। सबसे पहले रीजन यही है, दैट इज सर्वाइवल, कि भाई अगर मेरे को मुनाफा नहीं होगा, अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगी तो बिजनेस को चलाऊंगी कैसे? शुरू में लॉसेस हो रहा है, चलो अपनी जेब से पैसा डाल दिया, उधारी कर लिया, बिजनेस को चला रही हूँ, कब तक मैं उधारी पे या जेब से पैसे डाल के अपने बिजनेस को चलाऊंगी? तो अगर बिजनेस का सर्वाइवल देखना है तो यस, प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है दैट इज एक्सपांशन एंड ग्रोथ। कल उठ के तुम बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, ठीक है, नई ब्रांचेस खोलने हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, नई कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है, और फैक्ट्रीज खोलनी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, एम्प्लॉइज बढ़ाना है। ये सब करने के लिए बाबू पैसा तो चाहिए, तो प्रॉफिट कमाओगे, पैसा होगा तब तो ग्रो करोगे, राइट? नेक्स्ट है दैट इज सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। कोई भी बिजनेस अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आप कैसे जज करोगे? तो जैसे एक बच्चे का जो पढ़ाई है वो उसके मार्क्स से जज किया जाता है, वैसे ही एक बिजनेस का परफॉर्मेंस उसके प्रॉफिट से जज किया जाता है। कोई भी बिजनेस जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ज्यादा कमा रहा है, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। कोई भी बिजनेस है जो कम प्रॉफिट कमा रहा है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, अच्छे से नहीं चल रहा है, उसका मतलब ये बिजनेस की परफॉर्मेंस खराब है, राइट? रिवॉर्ड ऑफ बेयरिंग द रिस्क। जैसे मैंने बताया कि कोई भी बिजनेस आज के तारीख में ऐसा नहीं है जो बिना रिस्क के है, बट आप इतना रिस्क उठाते हो, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो, इवन आफ्टर नोइंग कि रिस्क है, चांसेस है कि आप अपना पैसा गवा भी सकते हो। क्यों करते हो? क्योंकि इसके बदले आप प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो। द लास्ट इज हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। देखिए बिजनेस में ना एक गुडविल, एक रेपुटेशन, मार्केट में एक अच्छा नाम होना भी इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे मैम ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, आपका बिजनेस में नाम अच्छा है, मार्केट में नाम अच्छा है, कल उठ के अगर आपको कर्जा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, डेट चाहिए, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। बट अगर बिजनेस डूब रहा है, प्रॉफिट में नहीं है, उसका मार्केट में नाम खराब हो चुका है, कल उठ के अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए या कर्जा लेना है, आपको इजीली नहीं मिलेगा, राइट? सो समहाउ आपके जो प्रॉफिट लेवल्स होते हैं वो आपके बिजनेस की गुडविल और रेपुटेशन इन द मार्केट डेवलप करने में भी मदद करते हैं, राइट? चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब यहाँ पे इस पार्ट में अगर आप देखोगे तो पूरा फोकस आपका इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के ऊपर है। तो हम यहाँ पे इंडस्ट्री क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स एंड सब टाइप्स क्या है, कॉमर्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, टाइप्स ऑफ ट्रेड, इसको हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे, ठीक है? सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, तो जो भी आप बिजनेस करते हो, ये बिजनेस को 2 कैटेगरीज या 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब सबसे पहले अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में इंडस्ट्री फोकस करता है 2 चीजों पे। इंडस्ट्री के 2 डेफिनेशंस है,
एक तो इंडस्ट्री यहाँ पे फोकस करता है ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। क्या करता है? इट फोकसेस ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो आप रॉ मटेरियल लेते हो, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उससे कोई ना कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, आपने खेत से कॉटन लिया, कॉटन को आपने प्रोसेस करके कॉटन क्लॉथ में कन्वर्ट किया, तो यस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडस्ट्री। ठीक है, वही अगर आप इंडस्ट्री की बात करोगे तो इंडस्ट्री का और एक डेफिनेशन है। इंडस्ट्री का मतलब ये भी होता है कि जो भी कंपनीज या जो भी बिजनेसेस सिमिलर एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं, उन सबको अगर आप कंबाइन करोगे तो इट बिकम्स एन इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ एयरलाइन इंडस्ट्री, तो एयरलाइन इंडस्ट्री मतलब क्या? हर वो कंपनी या बिजनेस जो एयरलाइन सर्विसेज आपको यहाँ पे देती है। फॉर एग्जाम्पल, जेट एयरवेज है, एयर इंडिया है, विस्तारा है, ठीक है, स्पाइस जेट है, एक्सेट्रा। करेक्ट। बट हम यहाँ पे मेन फोकस रखेंगे ऑन द फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज प्रोडक्शन एक्टिविटीज जहां पे होती है उसको हम यहाँ पे इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब इंडस्ट्री को 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जहां पे आप नेचर के साथ डील कर रहे हो। तो एनी गुड्स एंड सर्विसेज जो आपको नेचर से मिलता है ना, वो पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप फार्मिंग एक्टिविटीज कर रहे हो, तो फार्मिंग एक्टिविटीज में जो भी आपका प्रोड्यूस है वो नेचर से आपको मिलता है, राइट? तो आप ऐसे खेती करते हो, बीज बोते हो, फिर बारिश गिरती है, फिर आपके प्लांट्स वगैरह ग्रो होते हैं, फसल ग्रो होती है, फिर आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, मतलब आप उसको निकाल कर देन उसको मार्केट में सेल करते हो। तो ये एक प्राइमरी एक्टिविटी हो गया, बिकॉज इसमें नेचर का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो जाता है, राइट? सिमिलरली मान के चलो, कल उठ के आप माइनिंग कर रहे हो, ठीक है, कोल माइनिंग कर रहे हो, गोल्ड की माइनिंग कर रहे हो, जमीन में से आप मिनरल्स निकाल रहे हो, तो ये भी प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाता है, बिकॉज जो भी आपको रिसोर्स मिलता है, जो भी आपको प्रोडक्ट मिलता है, वो आपको नेचर से या नेचुरल एक्टिविटीज से मिलता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्ट मिला, वो प्रोडक्ट को लेकर उसको आगे प्रोसेस करके कोई और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को प्राइमरी इंडस्ट्री से कॉटन मिला, प्रोसेस करके मैंने उससे कपड़ा बनाया। प्राइमरी इंडस्ट्री से मेरे को आयरन ओर मिला, मैंने उसको प्रोसेस करके स्टील में कन्वर्ट किया, राइट? तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम होता है। टर्शियरी इंडस्ट्री की बात करोगे, टर्शियरी इंडस्ट्री जानी जाती है सपोर्टिंग सर्विसेज के लिए, जहां पे वो कोई प्रोडक्शन करना या कोई प्रोडक्ट बनाना इसके ऊपर काम नहीं करती। बट जो प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है, वो जो भी काम करती है, इसके लिए जो सपोर्टिंग सर्विस लगती है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आपने फसल उगाई, फसल को मार्केट में लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, बैंकिंग चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। तो ये जो सर्विसेज है, ये सर्विसेज देने का काम टर्शियरी इंडस्ट्री करती है, जिससे प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री स्मूथली फंक्शन कर सके। ओके, तो प्राइमरी इंडस्ट्री की बाबू अगर आप बात करोगे, जैसे मैंने बोला, प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्टेड रहती है। अब आप एग्रीकल्चर बोलो, फिशिंग बोलो, माइनिंग बोलो, एक्सेट्रा। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन से कनेक्टेड होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लेती है, प्रोसेस करके कोई और गुड्स में कन्वर्ट करती है। टर्शियरी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्टिंग सर्विसेज देने का काम करती है। थोड़ा सा इसको डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री जो नेचुरल रिसोर्सेज या नेचर से कनेक्टेड होती है, अगेन उसके 2 सब टाइप्स है। एक टाइप जिसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरा टाइप जिसको हम कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जहां पे आप जमीन से कोई चीज निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, या समुद्र से कोई चीज निकाल रहे हो। एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना, ठीक है? जैसे एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में मैं फसल ग्रो करती हूँ, फिर उसको जमीन से निकालती हूँ, तो अगेन इट इज एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सिमिलरली अगर आप बात करोगे यहाँ पे फिशिंग की, तो फिशिंग में हम क्या करते हैं? तो पॉन्ड्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, उसमें से मछली निकालते हैं, तो अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, अब मान के चलो आप माइनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे जमीन से या तो समुद्र से आयरन ओर निकाल रहे हो, मिनरल्स निकाल रहे हो, अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जैसे बर्ड्स है या एनिमल्स है या प्लांट्स है, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक प्लांट नर्सरी है जहां पे बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स है। अब वो प्लांट्स है, उनकी कटिंग करके या उनके सीड्स लेके मैं वो प्लांट्स को मल्टीप्लाई करती हूँ और प्लांट्स ग्रो करती हूँ। मेरा काम है, जहां पे मेरे पास एक फिशिंग का पॉन्ड है, वहां पे मछलियां है, वो मछलियां मल्टीप्लाई होके ग्रो होते जाती है, नंबर ऑफ फिशेस बढ़ते जाती है। पोल्ट्री फार्म है, जहां पे मेरे पास मुर्गे वगैरह है, वो लोग मल्टीप्लाई होते जाते हैं, राइट? तो ये सब एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री है।
राइट। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हम जमीन से या वाटर बॉडीज से चीजें निकालते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री में हम मल्टीप्लिकेशन से म्यूटेशंस का काम करते हैं। सिंपल। नेक्स्ट है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है अगेन उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में रॉ मटेरियल लिया, प्रोसेस किया, कोई और प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने टोमेटोज लिए, प्रोसेस किया, टोमेटो केचप बनाया। लकड़ा लिया, प्रोसेस किया, लकड़े की चेयर बनाई। कॉटन लिया, प्रोसेस किया, कॉटन का कपड़ा बनाया। तो ये एग्जाम्पल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब जहां पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो। देखो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की एक खासियत है कि इसका जो भी प्रोडक्ट है आप इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कल उठ के आपने बिल्डिंग बनाई, आपने डैम बनाया, आपने मॉल का कंस्ट्रक्शन किया, आपने हॉस्पिटल बनाए, अब हॉस्पिटल बन गए, आपको कल उठ के उसके कहीं और शिफ्ट करना है, आप कर सकते हो क्या? नहीं। सिंपल। ओके। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी डिफरेंट सब टाइप्स है। सब टाइप्स में सबसे पहला टाइप है दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। सब टाइप्स को याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म भी दे चुकी थी, दैट इज एसएप। एनालिटिकल इंडस्ट्री की बात करोगे तो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करती है? एक सिंगल प्रोडक्ट लेती है और उसको तोड़ के अलग अलग प्रोडक्ट्स में यहाँ पे कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रूड ऑयल लिया, क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल निकलता है, क्रूड ऑयल से ही डीजल निकलता है, क्रूड ऑयल से ही केरोसिन निकलता है, क्रूड ऑयल से ही एयरप्लेन में जो फ्यूल चलता है वो निकलता है, एक्सेट्रा। तो क्रूड ऑयल लेके आपने उसको डिवाइड करके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया। सिंपल। तो एक प्रोडक्ट लो, तोड़ के उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाओ, दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। दूसरा है दैट इज सिंथेटिक इंडस्ट्री, एनालिटिकल का एग्जैक्ट उल्टा। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में आप एक प्रोडक्ट लेते हो, उसको तोड़ तोड़ के अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हो, राइट। सिंथेटिक इंडस्ट्री में उल्टा है। सिंथेटिक इंडस्ट्री में आप अलग अलग प्रोडक्ट्स लेते हो, मिक्सिंग एंड कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने साबुन लिया, ऑयल लिया, कलर्स लिए, फ्रेग्रेंसेस लिए, फिर साबुन को बॉईल करके उसमें कलर, फ्रेग्रेंस सब मिक्स करके, ग्लिसरीन सब ऐड करके एक साबुन बनाया, एक सोप बनाया। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स लिए, मिक्सिंग किया, एक प्रोडक्ट बनाया, सोप बनाया। सिमिलरली पेंट बनाना है, पेंट बनाने के लिए भी अलग अलग प्रोडक्ट्स लेते हैं, मिक्स करते हैं, तब एक पेंट बनता है। तो इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। उसके बाद आता है आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल लेते हैं, वो एक प्रोसेस के द्वारा जाता है और एक आउटपुट में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हमने गन्ना लिया, शुगर कैन लिया, फिर उसको प्रोसेस किया, छीला, उसका रस निकाला, फिर वो बॉईल हुआ, एक्सेट्रा, फिर वो कन्वर्ट हुआ शक्कर में या तो गुड़ में, राइट। हमने टोमेटोज लिए, फिर वो प्रोसेस हुए, कन्वर्ट हुआ केचप में। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और वो एक डिफरेंट फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होता है, करेक्ट। मिक्सिंग नहीं होता है। देखो सिंथेटिक और प्रोसेसिंग में फर्क है। सिंथेटिक में क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स मिक्स होते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट को प्रोसेस करके दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, अलग है। ओके। लास्ट आता है दैट इज द असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री का मतलब ये होता है आप अलग अलग फिनिश पार्ट्स लेते हो, उसको असेंबल करते हो, मतलब टुगेदर ज्वाइन करते हो और उससे नया प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपका लैपटॉप, तो आपने मदरबोर्ड लिया, फिर आउटर शेल लिया, स्क्रीन लिया, हार्ड डिस्क लिया, सीपीयू लिया, रैम लिया, सब आपने इकट्ठा किया, ज्वाइन किया, तो फाइनल आपका लैपटॉप बना। अच्छा, अगेन असेंबली इंडस्ट्री और सिंथेटिक इंडस्ट्री में फर्क है। कल उठ के आपने साबुन बनाया, मैंने बोला साबुन में से ग्लिसरीन अलग करके दिखाओ, कर सकते हो क्या? नहीं, एक बार मिक्स हो गया तो हो गया। असेंबली इंडस्ट्री में कल उठ के आपने लैपटॉप बनाया, मैंने बोला हार्ड डिस्क अलग करके दिखाओ, आप कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। तो इसमें कंपोनेंट्स ज्वाइन होते हैं, राइट, कंबाइन नहीं होते, जुड़ते हैं, तो उसको कल उठ के अलग अलग कर सकते हो। तो ये 4 टाइप की आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे होती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करोगे तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 2 ही चीज यहाँ पे याद रखना है। एक तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे तो चाहे आपके बिल्डिंग्स है, मॉल्स है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, डैम्स है, रोड्स है, ब्रिजेस है, एक्सेट्रा। दूसरी चीज, इसका एक स्पेशल फीचर है कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, जो भी आपका फाइनल आउटपुट है, ये फाइनल आउटपुट कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये 2 चीजें जो है आपको याद रखनी है, किसको लेकर? तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेकर।
ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है आपका टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री की बात करोगे, अगेन टर्शियरी इंडस्ट्री फोकस करती है सपोर्टिंग सर्विसेज पे। टर्शियरी इंडस्ट्री ना कोई प्रोड्यूस करती है, ना कोई चीज बनाती है, ना कोई चीज प्रोसेस करती है। उसका काम एक ही है कि जो मेरी प्राइमरी इंडस्ट्री है, जो मेरी सेकेंडरी इंडस्ट्री है, उसको मुझे सपोर्टिंग सर्विसेज यहाँ पे देनी है। ठीक है, तो टर्शियरी इंडस्ट्री यहाँ पे क्या करती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन हम कहते हैं क्रिएट करता है प्लेस यूटिलिटी। कैसे प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि कल उठ के आपका प्रोडक्ट बन के फैक्ट्री में पड़ा है, तो फैक्ट्री से लेके मार्केट में उसको पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोडक्ट बिकेगा, तब उसकी डिमांड होगी, तब वो सेल होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है चीजों को एक जगह से लेके दूसरे जगह पहुंचाना, तो इसको हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट है दैट इज बैंकिंग। बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करोगे तो जो भी आप पैसे कमाते हो उसको डिपॉजिट के तौर पे सेव करना, कल उठ के बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए फाइनेंस चाहिए, लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो प्रोवाइड करना, ये कौन करता है, तो बैंकिंग यहाँ पे करता है। नेक्स्ट है दैट इज योर इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस की अगर आप बात करोगे, इंश्योरेंस आपको रिस्क कवर देता है। देखो बिजनेस में कई तरीके के रिस्क है, कुछ रिस्क ऐसे हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल चांसेस ऑफ इनकरिंग लॉसेस, कल उठ के बिजनेस कर रहे हो, लॉस हो जाएगा, आप कुछ कर पाओगे क्या, नहीं। बट कल उठ के अगर आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, आग लगने के कारण आपकी चीजें जल गई, उससे नुकसान हो गया, इससे आप बच सकते हो, इसको आप कवर कर सकते हो बाय फायर इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का काम होता है आपको रिस्क कवर देना, कुछ आपके बिजनेस रिस्क होते हैं उसको रिड्यूस करना, उसके लिए कवर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है दैट इज वेयर हाउसिंग, जिसको हम गोडाउन के नाम से भी जानते हैं। वेयर हाउसिंग जो है आपको एक तरीके से टाइम यूटिलिटी देता है। देखो चीजें जैसे बनती है वैसे तुरंत बिक नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गेहूं की बात करो, चावल की बात करो, तो गेहूं और चावल का कंजम्पशन हम साल भर करते हैं, बट वो ग्रो होता है सिर्फ सीजन में। तो ग्रो होने के बाद कंजम्पशन होने तक, लोग खरीदने तक आपको उसको सेफली स्टोर करना रहता है। स्टोर कहाँ पे करते हैं, तो वेयर हाउसेस में करते हैं। तो वेयर हाउसिंग का काम होता है कि चीजें बन गई और जब तक बिके नहीं, उसके बीच में जो टाइम गैप है, तब तक वो गुड्स को सेफली स्टोर करके रखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज एडवर्टाइजिंग। इसको आप एडवर्टाइजिंग या कम्युनिकेशन भी कह सकते हो। एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन का काम होता है लोगों को इंफॉर्मेशन देना। कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई भी नया मार्केट में ऑफर आ रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन लोगों तक कम्युनिकेट करना, लोगों तक पहुंचाना, ये किसका काम होता है, तो एडवर्टीजमेंट का काम होता है। तो ये सपोर्टिंग सर्विसेज है जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करती है कि वो अपना काम यहाँ पे अच्छे से स्मूथली बिना दिक्कत और रुकावट कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। इंडस्ट्री की बात करें तो चलो इंडस्ट्री हमने समझ लिया, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, भले उसमें डिफरेंट टाइप्स एंड कैटेगरीज है। अब जब हम बात करते हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स का काम क्या होता है, तो कॉमर्स का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर। अब इंडस्ट्री कहती है कि मैं चीजें बनाता हूं, तो कॉमर्स कहता है कि ये चीजें लोगों तक मैं पहुंचाता हूं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करना, मार्केट्स तक ये चीजें पहुंचाना, जहां पे लोग इसको डिमांड कर सके, खरीद सके, कंज्यूम कर सके, ये किसका काम है बाबू, तो कॉमर्स का काम है। ठीक है, कॉमर्स में जनरली एक ही क्वेश्चन आता है, दैट इज द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। ठीक है, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला फंक्शन है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, कोई प्रॉब्लम, कोई रुकावट, दैट इज हिंड्रेंस। तो हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन मतलब क्या, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने कोई चीज अपने फैक्ट्री में बनाई, अब मैं ये चीज डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेचती, राइट। तो जनरली ये किस तरीके से काम करता है, जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है, वो चीजें यहाँ पे बनाता है, बनाने के बाद वो उसको सेल करता है होलसेलर को, होलसेलर जो है इसको बेचता है रिटेलर को, राइट, और रिटेलर जो है इसको बेचता है फाइनल कंज्यूमर को, जो चीजें खरीदते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। तो ये जो होलसेलर है, ये जो रिटेलर है, इनको हम कहते हैं ट्रेडर्स, या तो इनको हम कह सकते हैं इंटरमीडियरीज। और ये इंटरमीडियरीज, ये ट्रेडर कौन प्रोवाइड करता है, तो ये आपका कॉमर्स प्रोवाइड करता है। तो मैन्युफैक्चरर चीजें बनाता है, बट उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ट्रेडर्स करते हैं। ये जो लोग चाहिए कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने के लिए, ये लोग कौन देते हैं, तो कॉमर्स देता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। करेक्ट। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ कॉमर्स है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब मान के चलिए चीज बनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के फैक्ट्री में,
ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर की गोडाउन में, वेयरहाउस में चीज बनकर यहाँ पे रखी हुई है। अब कंज्यूमर जो है वो किधर है? मार्केट में है। कंज्यूमर तो फैक्ट्री में जाके चीजें डायरेक्टली नहीं खरीदता। मतलब कल उठ के मेरे को अगर पार्ले जी के ग्लूकोज बिस्किट डुबुक डुबुक करके खाने का है तो मैं थोड़ी ना पार्ले की फैक्ट्री में जाऊंगी ग्लूकोज बिस्किट का पैकेट खरीदने के लिए। मैं तो मेरे घर के आजू बाजू जो दुकान है उधर जाऊंगी। तो यहाँ पे चीजें जो फैक्ट्रीज में बनती है वहां से लेके मार्केट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो यहाँ पे वेयरहाउस से लेके जहां पे कंज्यूमर्स है, मतलब मार्केट तक चीजें पहुंचाने का काम जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन आपको प्लेस यूटिलिटी देता है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब देखो, चीजें बनती हैं एक समय पे, बिकती है अलग समय पे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने शर्ट्स मैन्युफैक्चर करे, कब करे? तो मैंने शर्ट्स मैन्युफैक्चर करे जनवरी में, ठीक है। और ये शर्ट्स की जो डिमांड आई, ये डिमांड कब आई, बिके कब? तो मान के चलो डिमांड आई फरवरी में। अब जनवरी में चीजें बन गई, फरवरी में बिकी, तो ये बीच का जो समय है, जो भी 15, 20, 30 दिन का जो समय है, वो समय तक गुड स्टोर करने का काम कौन करेगा? तो ये गुड्स को स्टोर करने का काम जो है वेयरहाउसिंग करेगा। इसके लिए हम यहाँ पे कहते हैं कि वेयरहाउसिंग जो है आपको यहाँ पे टाइम यूटिलिटी देता है। तो प्लेस का प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? ट्रांसपोर्टेशन सॉल्व करता है। टाइम का प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? वेयरहाउसिंग सॉल्व करता है। पर्सन्स का प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? तो ट्रेडर्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? तो जो भी बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे होता है, तो जो भी बाइंग एंड सेलिंग होता है, एक्सचेंज प्रोसेस होता है, उसमें जो भी पैसा चाहिए होता है, ये प्रॉब्लम अगेन कौन सॉल्व करता है? तो ये प्रॉब्लम आपका बैंकिंग यहाँ पे सॉल्व करता है। तुमको चीज खरीदनी है, चीज खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मनी चाहिए। चीज बेचोगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा, उसको जमा करना पड़ेगा। ये जमा करने के लिए या पैसे निकालने के लिए कहां से पैसा आता है? बैंकिंग से पैसा आता है, राइट। The next is helps in removing the hindrance of risk. बाबू देखो, जैसे मैंने कहा कि बिजनेस में रिस्क तो होता है, कुछ रिस्क है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कल उठ के बिजनेस में नुकसान हो गया, बट कुछ रिस्क है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, जिसको आप रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? तो आप अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। जैसे मैंने अपने बिजनेस के लिए मान के चलो फायर एंड थेफ्ट इंश्योरेंस ले लिया कि कल उठ के आग लग गई या कल उठ के चोरी हो गई तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा दे देगी, करेक्ट। द नेक्स्ट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज मतलब क्या? मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया, वो नया प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, कितने का है, क्या फीचर्स है, ये इंफॉर्मेशन मुझे कैसे मिलती है? फॉर एग्जाम्पल कल उठ के सितंबर में नया आईफोन 18 लॉन्च हो गया। अब 18 में कौन से मॉडल्स है, कौन से कलर्स है, प्राइस क्या है, कौन से वेरिएंट्स है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो न्यूज़पेपर में ऐड आएगी, होर्डिंग लगेगी, यूट्यूब पे ऐड आएगी, टीवी में ऐड आएगी, उससे पता चलेगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन देने का काम है, प्रोडक्ट नॉलेज देने का काम है, वो कौन करता है? तो वो एडवर्टाइजिंग करता है। और ये एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रेडर्स, ये सब कुछ कॉमर्स प्रोवाइड करता है। और ये प्रॉब्लम्स जो है, गैप जो है, यहाँ पे सॉल्व करता है। ओके, चलिए सेकेंड पार्ट पे जाते हैं ऑफ कॉमर्स एंड दैट इज ट्रेड, ठीक है। अब कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स को अगेन दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल शब्दों में, कल उठ के मैं एक होलसेलर हूं, मैं चीजें रिटेलर को बेच रही हूं, दैट इज ट्रेड। कल उठ के मैं एक रिटेलर हूं, मैं चीजें कस्टमर को बेच रही हूं, दैट इज ट्रेड। बिजनेस और ट्रेड में एक डिफरेंस होता है। बिजनेस में प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व होता है, जहां पे आप चीजें बनाकर भी बेच रहे हो, जबकि ट्रेड में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होता है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो अगर आप ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड की बात करो, दोनों को एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। ट्रेड में सिंपल चीजें होती है, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब ट्रेड्स के भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस है। ट्रेड को अगेन आप क्लासिफाई कर सकते हो इनटू इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? तो इंटरनल ट्रेड को हम ट्रेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज
ऑफ अ कंट्री कह सकते हैं। तो कोई भी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज हो रही है इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, माने तो इंडिया के अंदर ही अंदर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, भले वो डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट सिटीज में क्यों ना हो, बट जो भी बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है इंडिया के अंदर ही अंदर हो रहा है तो वो इंटरनल ट्रेड बन जाता है। अब इसको आप होम ट्रेड भी कह सकते हो, इंटरनल ट्रेड भी कह सकते हो, ट्रेड विद इन द कंट्री भी कह सकते हो। ये ट्रेड के लिए बाइंग एंड सेलिंग में जो भी करेंसी यूज होती है वो इंडियन करेंसी होती है, दैट इज द रुपीज, ठीक है। वही अगर आप एक्सटर्नल ट्रेड की बात करोगे तो एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। बाबू जब भी ट्रेड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया के बाहर होती है, जहां पे मान के चलो ट्रेड हो रही है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, या तो ट्रेड हो रही है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, या तो ट्रेड हो रही है बिटवीन इंडिया एंड जापान, बाइंग एंड सेलिंग में अगर दो या दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाता है तो इसको हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। आप इसको फॉरेन ट्रेड भी कह सकते हो, आप इसको ट्रेड बिटवीन कंट्रीज भी कह सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इंटरनल ट्रेड की बात करें, इंटरनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो इंटरनल ट्रेड को अगेन हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एक होता है जिसको हम कहते हैं होलसेल ट्रेड, ठीक है। होलसेल ट्रेड का मतलब क्या होता है, तो होलसेलर वो व्यक्ति होता है जो मैन्युफैक्चरर से बल्क में ज्यादा क्वांटिटी में चीजें खरीदता है और उसको रिटेलर को बेचता है। होलसेलर कभी भी डायरेक्टली कंज्यूमर्स को नहीं बेचता, क्योंकि वो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में 1 किलो शक्कर, 2 किलो गेहूं वैसे नहीं बेचता, 50-50, 100-100 किलो में यहाँ पे डील करता है, राइट। तो मैन्युफैक्चरर से खरीद के वो किसको बेचता है, रिटेलर को बेचता है। रिटेलर कौन होता है, तो वो व्यक्ति जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ डील करता है। तो रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से ज्यादा क्वांटिटी में चीजें खरीदता है और फिर कंज्यूमर्स को अगर थोड़े थोड़े क्वांटिटी में चाहिए, जैसे 1 किलो शक्कर, 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल चाहिए, तो वैसे यहाँ पे कंज्यूमर्स को बेचता है। तो होलसेलर एंड रिटेलर बिकॉज जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं इंडिया के अंदर ही अंदर करते हैं, दैट इज वाई उनको हम यहाँ पे इंटरनल ट्रेड का पार्ट समझते हैं। वही बाबू अगर आप एक्सटर्नल ट्रेड की बात करो, जहां पे ट्रेड आउटसाइड द कंट्री ऑफ इंडिया होता है, तो इसमें 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, दूसरे देश से जब हमने सामान खरीदा, फॉर एग्जाम्पल कल उठ के जापान से हमने इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदी, तो जापान से इंडिया में चीजें आ रही है, वी आर बाइंग इट, तो इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। एक्सपोर्ट की अगर आप बात करोगे तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब इंडिया एज अ कंट्री दूसरे देशों को चीजें बेच रहा है, कल उठ के हमने कॉफी है, कैश्यू नट्स है एक्सेट्रा, वो हमने जापान को बेचा, तो वो आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट्स हो जाता है। दोनों केस में जो भी बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है 2 कंट्रीज के बीच में हो रहा है, तो वो एक्सटर्नल ट्रेड का पार्ट है, राइट। वहीं अगर आप इंटरपोर्ट की बात करोगे तो इसमें 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जापान से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदी और वही चीज हमने कल उठ के श्रीलंका को बेची, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरपोर्ट। तो इंटरपोर्ट में क्या होता है, हम एक जगह से चीज इंपोर्ट करते हैं, फिर वही चीज को हम एक्सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इसको री एक्सपोर्ट भी कहा जाता है। तो एक देश से हमने खरीदी और वही चीज दूसरे देश को बेच दी, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरपोर्ट। इंपोर्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग, इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट करने के लिए, सिंपल, ओके। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड में अगेन आपकी सपोर्टिंग सर्विसेज यहाँ पे आ जाती है, ऐसी सर्विसेज जो आपकी ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग स्मूथली हो उसमें यहाँ पे मदद करती है। टर्शरी सेक्टर की बात करोगे, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स की बात करोगे, एड्स टू ट्रेड की बात करोगे, आपको रिपीटेटिव पॉइंट्स यहाँ पे दिखेंगे, बिकॉज ये सर्विसेज का काम ही वही होता है कि चाहे आपकी इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो या कॉमर्स हो, ये सारी चीजें स्मूथली चल सके, इसके लिए ये सर्विसेज बनाई जाती है। तो एड्स टू ट्रेड में फर्स्ट आता है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। कल उठ के अगर आपको बाइंग एंड सेलिंग करना है, चलो कल उठ के आपने होलसेलर को चीजें बेची, तो आपके वेयरहाउस से लेके होलसेलर तक चीज पहुंचानी है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। होलसेलर को रिटेलर तक सामान पहुंचाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अच्छा, क्या चीज आई है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या प्राइसिंग है, क्या वैरायटीज है, ये जो भी लेन देन होता है, ये बातचीत करने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए। यस। नेक्स्ट है दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। कल उठ के मुझे अगर ट्रेड करना है, मुझे अगर पैसा देना है, पैसा देने के लिए मुझे बैंकिंग सर्विसेज चाहिए। अच्छा, बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए, उसके लिए बैंकिंग सर्विसेज चाहिए। यस। नेक्स्ट है दैट इज इंश्योरेंस। ऑब्वियसली ट्रेड में भी काफी रिस्क होता है,
कल उठ के इंडिया से मान के चलो चाइना बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट हो रहा है। जनरली जो भी एक्सपोर्ट होता है हम वाया वाटरवे शिप्स के द्वारा करते हैं क्योंकि ये इजी और अफोर्डेबल पड़ता है। कल उठ के शिप से हमने करोड़ों का सामान चाइना भेज रहे हैं, समुद्री कोई तो इश्यू हो गया, कोई तो पेरिल्स ऑफ सी हो गया और सारा आपका सामान डूब गया, हाँ आपकी शिप के ऊपर अटैक हो गया, तो करोड़ों का नुकसान एक साथ आपको हो जाएगा। इसके लिए हम कराते हैं मराइन इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का काम होता है ट्रेड में जो भी रिस्क है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है दैट इज वेयर हाउसिंग। अगर आप यहाँ पे होलसेलर हो, आपने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा आज के आज थोड़ी ना बिकना है, 15 दिन महीना भर लगेगा आपको सामान बेचने के लिए। तब तक सामान स्टोर कहाँ पे करोगे? वेयर हाउसेस में स्टोर करोगे। कभी एक होलसेलर के वेयर हाउसेस को देखना, उनकी ऑफिस छोटी सी होगी बट उनके गोडाउन्स बहुत बड़े होते हैं बिकॉज वो बल्क में चीजें खरीद के स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का काम होता है जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर्स तक पहुंचाना। तो काफी बार हम दुकान में जाते हैं तो ऐसे कुछ बैनर्स या ऐसे फोटोज या ऐसे हैंग हो रहे होते हैं, ऑफर्स लिखे होता है, तो दैट इज एडवर्टाइजिंग। ओके, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट दैट इज द बिजनेस रिस्क। अच्छा, मैंने आपको ये तो बोल दिया कि कोई भी बिजनेस की अगर आप बात करोगे, छोटे से बड़ा बिजनेस, हर बिजनेस में रिस्क तो इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये रिस्क की अगर आप बात करोगे तो रिस्क के डिफरेंट फीचर्स है एंड डिफरेंट कॉजेस है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क की, तो पहला टाइप या पहला कॉज है दैट इज द नेचुरल कॉजेस। देखो, नेचुरल कॉजेस का मतलब क्या होता है? कोई भी नेचुरल एक्टिविटी या कैलामिटी, जैसे कल उठ के भूकंप आ गया, भूकंप आने की वजह से आपकी दुकान जो थी वो ढेर बन गई, सारा सामान आपका चला गया, तो इससे आपके बिजनेस को नुकसान हो जाएगा। कल उठ के बाढ़ आ गई, बाढ़ में आपकी दुकान बह गई, आपका पूरा सामान गीला हो गया, खराब हो गया, तो इससे आपका नुकसान हो जाएगा। बट ये सब नेचुरल एक्टिविटीज या कैलामिटीज है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, तो ये नेचुरल कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क में आ जाएगा। नेक्स्ट है दैट इज ह्यूमन कॉजेस। कल उठ के आपके यहाँ पे किसी एम्प्लॉय ने ही चोरी कर दी, कोई एम्प्लॉय मशीन चालू रख के चला गया, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन कॉजेस। एक व्यक्ति के नेग्लिजेंस, लापरवाही के वजह से या उसकी गलत नियत के वजह से अगर आपको नुकसान हो रहा है, कल उठ के बिजनेस की इंफॉर्मेशन उसने कॉम्पिटिटर को लीक कर दी पैसे के लिए, ह्यूमन कॉजेस। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज इकोनॉमिक कॉजेस। कल उठ के हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, लोगों की नौकरी जा रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है, उसके वजह से बिजनेस में मंदी आ गई, दिस इज इकोनॉमिक कॉजेस। मार्केट्स अप्स एंड डाउन्स होना, डिमांड सप्लाई में चेंज आना, इन्फ्लेशन आना, रिसेशन आना, ये सब इकोनॉमिक कॉजेस में चला जाता है। नेक्स्ट है दैट इज फिजिकल कॉजेस। एनी फिजिकल डैमेज अगर आपके चीज को होता है, फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने मशीनरी खरीदी, अब ये मशीनरी आउटडेटेड हो गई, पुरानी हो गई, तो आपको मशीनरी को निकाल के नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, दिस इज फिजिकल कॉजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके डिफरेंट कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क यहाँ पे होते हैं। देखो, बिजनेस रिस्क ना दो चीजों में होता है, एक आपने बिजनेस कर आपको नुकसान हो सकता है, दूसरा नॉट अर्निंग इनफ प्रॉफिट इज ऑल्सो अ बिजनेस रिस्क का मतलब आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट करके बिजनेस किया, महीने का 5,000 कमा रहे हो, नहीं चलेगा, दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस रिस्क। ओके, चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं दैट इज द फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क। फीचर्स की अगर हम बात करें तो पहला फीचर है बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस में आप कितना भी कोशिश करो चीजें प्रेडिक्ट करने की, आप एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट का फैशन चला जा सकता है, डिमांड चेंज हो सकती है, सप्लाई रुक सकता है, कुछ भी हो सकता है, हर चीज आप बिजनेस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और इसके लिए बिजनेस में नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अ फीचर ऑफ बिजनेस रिस्क या तो अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कोई चीजें या कुछ चीजें जिसको आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। कोई भी बिजनेस की अगर आप बात करो, हर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। हाँ, कुछ बिजनेसेस में रिस्क कम हो सकता है, कुछ में ज्यादा हो सकता है, छोटे बिजनेसेस है तो रिस्क कम हो सकता है, बड़े बिजनेसेस है तो रिस्क ज्यादा हो सकता है, बट रिस्क हमेशा हर बिजनेस में होता है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, जो मैं अभी आपको बता रही थी। छोटा बिजनेस है, कम इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क कम है, बड़ा बिजनेस है, ज्यादा पैसा लगा है तो रिस्क ज्यादा है। अगेन, टाइप ऑफ बिजनेस में भी रिस्क होता है। कल उठ के आपकी बर्तनों की दुकान है, अब बर्तनों की दुकान में चीज खराब हो जाएगी, फैशन चली जाएगी, इसका रिस्क कम होता है। बट कल उठ के आपके कपड़ों की दुकान है, तो कपड़ों में फैशन बदलते रहती है, फैशन बदल गए, आपके कपड़े पुराने जमाने के हो जाएंगे, डेड स्टॉक हो जाएगा, तो रिस्क वहां पे बढ़ जाता है। तो डिपेंडिंग आप कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील करते हो, उसके मुताबिक भी बिजनेस रिस्क कम या ज्यादा होता है।
प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। इतना रिस्क लेके पैसा लगा के हम जो बिजनेस करते हैं, क्यों करते हैं? सो दैट हमें यहाँ पे प्रॉफिट्स मिले। तो रिस्क लेने के बदले हमें क्या मिलता है? तो प्रॉफिट मिलता है। ओके, चलिए मैं आपको डिफरेंट कॉजेज ऑफ रिस्क तो यहाँ पे ऑलरेडी करा चुकी हूं। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट। यहाँ पे मैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड इन इंडिया जो है आप सभी के लिए यहाँ पे शुरू करने जा रही हूँ। अगर मैं रिपीट कर दूं, कुछ स्कूल्स में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड ओमिट कर देते, स्किप कर देते, मेरे हिसाब से कर लोगे तो बेटर है। ओके, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड इन इंडिया की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर की पर्पस की या चैप्टर के शुरुआत की। हम ये कहते थे कि बिफोर द ब्रिटिश ईरा, मतलब बिफोर ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और अपना डेरा जमाया, उसके पहले इंडिया बहुत ज्यादा जाना जाता था फॉर इट्स ट्रेड, फॉर इट्स बिजनेस एक्टिविटीज। इंडिया को ऑब्वियसली एक एडवांटेज था इन टर्म्स ऑफ लोकेशन या इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। जैसे अगर आप इंडिया की बात करोगे तो नॉर्थ ऑफ इंडिया में आपके बर्फीले पहाड़ है, आपके हिमालयस है। अगर आप साउथ ऑफ इंडिया चले जाओगे तो यू हैव अ लॉट ऑफ वाटर बॉडीज। और इसीलिए इंडिया में दो रास्ते ऐसे थे, एक लैंड रूट और एक समुद्री रास्ता, वाटरवेज, जो बहुत ज्यादा ट्रेड में इस्तेमाल होता था, इवन जब हम डिफरेंट देशों के साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे। जो लैंड रूट था उसका नाम था सिल्क रूट। सिल्क रूट नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि वो जमाने में चाइना का जो सिल्क था, चाइनीज का सिल्क का कपड़ा था, बहुत ज्यादा फेमस था और ये रास्ते को इस्तेमाल करके उनका कपड़ा जो है ज्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाता था। वाटरवेज की बात करेंगे, उसका नाम था स्पाइस रूट। स्पाइस मतलब जो आपके अलग अलग काली मिर्ची है या लौंग है, इलायची है, इनको हम कहते हैं अलग अलग स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। तो इंडिया से ये जो स्पाइसेस है वो बहुत सारे देशों में यहाँ पे जाते थे। रोमन एम्पायर तो इंडिया से काली मिर्ची, ब्लैक पेपर इतना ज्यादा लेकर जाता था और उसके बदले सोने के सिक्के देकर जाते थे, इसीलिए ब्लैक पेपर को तभी ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। तो इसीलिए वो जो समुद्री रास्ता था जिससे ज्यादातर स्पाइसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता था, उसको हम कहते थे स्पाइस रूट। तो इंडिया को ऑब्वियसली एक लोकेशनल एडवांटेज भी था एंड प्लस हमने अच्छा ट्रांसपोर्टेशन वे भी डेवलप कर दिया था, जिसके कारण इंडिया का बाकी कंट्रीज के साथ जो भी ट्रेड है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज है, वो जमाने में काफी ज्यादा था। उस जमाने में ऑब्वियसली आपकी गवर्नमेंट तो थी नहीं, तो बैंक, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, ये चीजें नहीं थी। लेकिन ट्रेड करने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो पैसे का लेन देन है, डिपॉजिट रखना, लोन देना, ये जो काम है, ये डिफरेंट लोग तभी उस जमाने में करते थे, जो साहूकार होते थे, सेठ होते थे, जो वेल्दी लोग होते थे। इस सिस्टम को कहा जाता था इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में आज के तारीख में जो बैंक काम करता है, वही काम पुराने जमाने में लोग करते थे, वेल्दी पीपल करते थे। तो जिनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा होता था, उनके पास से पैसा लेके डिपॉजिट रखते थे, ब्याज देते थे। जो ट्रेडर्स है, जो बिजनेस करते हैं, उनको पैसे की जरूरत होती थी, तो उनको उधारी, क्रेडिट भी यहाँ पे देते थे। और ये क्रेडिट देने के लिए उस जमाने में एक इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट यूज होता था। उस डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे कहते थे हुंडीज एंड चिट्ठीज। हुंडीज की अगर हम बात करेंगे तो हुंडीज एग्जैक्टली क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ट्रेडर हूं, मैं आपके पास आती हूं और चीजें खरीदती हूं, बट मेरे पास पूरा पैसा देने के लिए आज के तारीख में पैसा नहीं है। मैं कहती हूँ भाई आज आप मेरे को चीज दे दो, 3 महीने में आपका सारा पैसा मैं चुका दूंगी, अभी मैं 20% एडवांस दे देती हूँ, बाकी सारा पैसा 3 महीने के अंदर चुका दूंगी, सामान खरीदूंगी, बेचूंगी, पैसा आएगा आपको चुका दूंगी। ठीक है, लेकिन आपको कुछ तो प्रूफ चाहिए कि मैंने आपसे चीजें क्रेडिट पे लिया है, वरना कल उठ के मैं अपनी बात से मुकर गई, कल उठ के मैंने बोला अरे मैंने तो तुमसे कब चीज ली, मैंने कब उधारी दी, मैंने तो पैसा दे दिया था, आपके पास क्या प्रूफ है? तो इसीलिए डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल होता था जिसका नाम था हुंडी। हुंडी एक ऐसा क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट था जिसमें लिखा होता था कि मैं एज ए ट्रेडर, मेरा नाम इस दिन पे इस व्यक्ति से इतने पैसे उधारी पे ले रही हूं और इतने समय में चुका दूंगी। ठीक है, हुंडी 2 तरीके की होती थी, एक जिसको हम कहते हैं दर्शनी हुंडी एंड दूसरा जिसको हम यहाँ पे कहते हैं मुद्दती हुंडी। दर्शनी हुंडी का मतलब होता है एट साइट। एट साइट का मतलब क्या? तो दर्शनी हुंडी का कोई टाइम पीरियड नहीं था। दर्शनी हुंडी कहती थी कि मैंने अगर तुमको उधारी पे पैसा दिया है, कल उठ के जब भी मैं तुम्हारे पास आ जाऊं हुंडी लेकर, तुमको वो पैसा लौटाना है। अब मैं 2 दिन में आऊं या 2 महीने में आऊं, जब भी आई ना मैंने हुंडी दी, तुम्हें मुझे पैसा लौटाना है। मुद्दती हुंडी ये टाइम पीरियड वाली हुंडी थी।
ठीक है, तो मुद्दती का मतलब होता है टाइम पीरियड। तो मुद्दती हुंडी में कैसा होता था, टाइम पीरियड होता था, जैसे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। तो आपको वो पैसा उस टाइम के बाद ही लौटाना है। जैसे मैंने मुद्दती हुंडी ड्रॉ करी 3 महीने की, इसका मतलब मैं 3 महीने बाद आपको पैसा लौटाऊंगी। अब आप 2 महीने में पैसा लेने आ गए तो मैं आपको मना भी कर सकती हूँ। ओके, दर्शनी हुंडी के डिफरेंट सब टाइप्स थे, जैसे कि धनी जोग हुंडी, सहजोग, फरमान जोग एंड देखनहार। धनी जोग का मतलब क्या, तो धनी जोग मतलब ऐसी हुंडी विच इज पेएबल टू एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब क्या, कल उठ के अगर मैंने धनी जोग हुंडी बनाई, ठीक है, भले वो दर्शनी हो या मुद्दती हो, बाद में बात करेंगे। धनी जोग हुंडी ये कहती है कि आपके दरवाजे पे कोई भी व्यक्ति अगर हुंडी लेकर आया, अब मैंने तुमको पैसा उधारी पे दिया, बट कोई और व्यक्ति वो हुंडी लेकर आपके दरवाजे पे आया, आपको पैसे लौटाने हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आपसे पैसे लेने आ रहा है, ठीक है, तो इट इज पेएबल टू एनी पर्सन, नो लायबिलिटी ओवर हु रिसीव द पेमेंट। मतलब मैंने उससे उधारी लिए तो उसको ही पैसे दूंगी, ऐसा इसमें नहीं है, जो भी हुंडी लेकर आएगा मैं उसको पैसा दे दूंगी, राइट। सहजोग हुंडी में ये पैसा सिर्फ एक स्पेसिफिक रिस्पेक्टेबल पर्सन को ही दिया जाएगा। मतलब ऐसे लोग तभी कैसे होते थे, समाज में ऊपरी लोग, ठीक है, समाज में सरपंच लोग जिनका नाम था, पहचान थी, उन्हीं को हम पैसा लौटाते थे। तो वो हमारे दरवाजे पे आएंगे पैसा लेने, हम देंगे, कोई भी ऐरा गैरा आएगा तो हम पैसा नहीं देंगे। तो इसमें कैसे था, कौन पैसा लेने आ सकता है उसके ऊपर एक लिमिट थी, उसके ऊपर कंडीशंस थी। फरमान जोग दैट इज पेएबल बाय ऑर्डर, तो आपको एक ऑर्डर देना है, एक ऑर्डर लिखित में देना है कि भाई ये हुंडी तुमने इस तारीख को मेरे से इतना पैसा दिया था, मैं इस व्यक्ति को यहाँ पे भेज रहा हूं पैसा लेने के लिए, और मेरा फरमान है कि आप ये पैसा इस व्यक्ति को दे दो। तो ऑर्डर लेटर होगा, फरमान साथ में होगा, तब जाकर आप वो पैसा लौटाओगे। देखनहार हुंडी, देखनहार हुंडी का मतलब क्या, इट इज पेएबल ओनली टू द प्रेजेंटर और बेरर। मैंने तुमको पैसा उधारी पे दिया ना, तुम मेरे को ही वापस लौटाओगे, मेरे अलावा कोई भी आएगा तो उसको पैसा नहीं लौटाओगे। तो यहाँ पे पैसा किसको देना है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। अगर धनी जोग देखोगे तो जो आएगा उसको दे दूंगी, सहजोग देखोगे तो सिर्फ जिसका नाम है मार्केट में, एक पहचान है, एक रिस्पेक्ट है, उसी को दूंगी। अगर आप फरमान जोग दोगे तो अगर सामने वाला व्यक्ति आपका ऑर्डर लेकर आएगा लिखित में तो ही मैं दूंगी। अगर आप देखनहार देखोगे तो आप आओगे तो ही मैं दूंगी, वरना मैं नहीं दूंगी। ओके, वही अगर आप मुद्दती हुंडी की बात करो तो उसमें धनी जोग एंड फरमान जोग तो सेम है। धनी जोग मतलब पेएबल टू एनी पर्सन, फर्क सिर्फ इतना कि दर्शनी हुंडी में जब आएगा तब दोगे, मुद्दती हुंडी में एक टाइम पीरियड लिखा होगा, उसके बाद आएगा तो ही दोगे, राइट। इसमें बस एक न्यू टाइप की हुंडी है जिसको हम बोलते हैं जोखमी हुंडी। जोखमी, जोखम का मतलब होता है रिस्क। तो तभी कैसे होता था, जैसे मैंने किसी से सामान खरीदा, अब वो सामान मेरे तक पहुंचाएगा, अब तभी गाड़ी वाड़ी तो ज्यादा थी नहीं, ठीक है, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन यूज होता था उसके द्वारा वो मुझे सामान पहुंचाएगा। अब मान के चलो रास्ते में डकैत आ गए, उन्होंने सामान लूट लिया, या गाड़ी पलट गई, सामान खराब हो गया, जो भी XYZ की वजह से सामान मेरे तक सही सलामत नहीं पहुंचा, मैं क्यों भाई उसके पैसे दूं। तो जोखमी हुंडी तब ड्रॉ होती थी जब सामान आप तक ट्रांसपोर्ट होना होता था, जिसपे ये लिखा होता था कि भाई जब सामान मेरे तक पहुंचेगा तब मैं पैसा दूंगी, उसके पहले मैं पैसा नहीं दे रही। तो जोखमी हुंडी यहाँ पे डिस्पैच ऑफ गुड्स के टाइम ड्रॉ होती थी, जहां पे गुड्स आप तक पहुंच जाते थे, उसके बाद ही आप यहाँ पे पैसा देते थे। अगर गुड्स नहीं पहुंचे तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है वो पैसा देने की। ओके, नेक्स्ट है दैट इज द राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। देखो ट्रेड में ना इंटरमीडियरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं अगर चीजें बनाती हूँ, कोई कस्टमर है जो चीजें खरीदता है, तो उसके बीच में भी डिफरेंट इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे एजेंट्स है, ब्रोकर्स है, एक्सेट्रा, जो ये डील्स कराने में, बाइंग एंड सेलिंग कराने में यहाँ पे मदद करता है। वो जमाने में बिकॉज ट्रेड बढ़ते गया तो ऐसे जो इंटरमीडियरीज है जैसे एजेंट, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनका भी यहाँ पे प्रमाण या तो मात्रा बढ़ते गई, जिसकी वजह से इंडिया में ट्रेड काफी इंक्रीज हुआ और इंडिया में बहुत ज्यादा सिल्वर बुलियन आता था। सिल्वर बुलियन का मतलब होता है प्योर सिल्वर कॉइन्स ऑफ 99.99% प्योरिटी, जो आज के तारीख में आपको बहुत कम देखने मिलेगा। ओके, जगत सेठ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे मुगल पीरियड के टाइम, क्योंकि ये जो जगत सेठ है, जमींदार है, ये क्रेडिट देते थे, उधारी पे ट्रेडर्स को पैसा देते थे, जिसकी वजह से ट्रेड्स को इंडिया में और एक तरीके से बढ़ावा मिला।
वो तारीख में इंडिया में फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड था, मतलब इंडिया का जो भी टोटल एक्सपोर्ट्स थे इट वाज ग्रेटर देन इंपोर्ट, जो आज की तारीख में भी इंडिया में आपको देखने नहीं मिलेगा। तो इंडिया ज्यादा चीजें बेचता था, कम चीजें खरीदता था, तो इंडिया में फेवरेबल ट्रेड हुआ करता था। ओके, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करोगे, जो बैकबोन ऑफ ट्रेड होता है, ट्रांसपोर्टेशन कोई भी देश में जितना अच्छा होगा उतना ही उस कंट्री का ट्रेड डेवलप होगा, ट्रेड प्रॉस्पर होगा। तो इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा था। रोडवेज की अगर आप बात करोगे तो ऑब्वियसली उसमें सिल्क रूट था, उसके अलावा एक रास्ता था जो बंगाल से लेके तक्षशिला तक जाता था, 1890 किलोमीटर्स, 1890 किलोमीटर्स के रास्ता था। ब्लैक पेपर, काली मिर्ची बहुत रोमन एम्पायर हमसे खरीदता था, गोल्ड कॉइन्स में पे करता था, इसीलिए उसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था। अलग अलग कोस्टल एरियाज जैसे कोरोमंडल कोस्ट, पलिकट कोस्ट एक्सेट्रा यहाँ पे बनाए गए थे। डिफरेंट समुद्र के किनारों पे जो पोर्ट्स है, जो कोस्ट है, वो बनाए गए थे, जहाँ पे विदेशों से शिप्स आती थी, हमसे चीजें खरीदती थी और हमें चीजें दे के जाती थी। साथ ही साथ अगर आप ट्रेडिंग कम्युनिटीज की बात करोगे, तभी कैसे था, डिफरेंट एरियाज में कुछ कम्युनिटीज थी जो वहां के ट्रेड को लीड करती थी या डोमिनेट करती थी। तो वैसे अगर आप पंजाब के एरिया की बात करोगे तो पंजाब में मुल्तानी कम्युनिटी थी जो ज्यादातर ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैंडल करती थी। ठीक है, वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे गुजरात और राजस्थान में, तो वहां पे जो भट्ट्स एंड महाजन्स थे, ठीक है, वो ज्यादातर जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज है वहां पे हैंडल करते थे। ठीक है, वेस्टर्न एरिया की अगर आप बात करोगे तो महाजन्स वहां पे ट्रेडिंग कम्युनिटी को लीड करते थे। सदर्न एरियाज की बात करोगे तो जो छठ है वो वहां पे ट्रेडर्स को, ये ट्रेडिंग कम्युनिटी को लीड करते थे। अहमदाबाद जैसे जो अर्बन एरियाज थे वहां पे उनका जो भी महाजन होते थे, जो ट्रेड के या ट्रेडर्स के हेड होते थे, उसको हम नगर सेठ के नाम से जानते थे। तो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज जो है वहां पे लीड करती थी, या आप कह सकते हो ट्रेड को वहां पे डोमिनेट करती थी। ठीक है, ये जो ट्रेडर्स थे इन्होंने मिलकर अपने ग्रुप्स बनाए थे, अपने कॉर्पोरेशंस बनाए थे, अपने गिल्ड्स बनाए थे, क्योंकि तभी गवर्नमेंट थी नहीं, राजाओं का शासन होता था। तो राजा जो है ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स के नाम पे, लगान के नाम पे बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज करते थे। वो इतनी मेहनत करके कमाते थे और उसमें से बहुत ज्यादा टैक्स राजा ले लेते थे। तो राजाओं के साथ डील करने के लिए, टैक्स नेगोशिएट करने के लिए ट्रेडर्स ने क्या किया, तो उन्होंने यूनिटी बनाकर अपने अपने कॉर्पोरेशन से ग्रुप बनाए जिसको हम कहते थे मर्चेंट गिल्ड्स। ठीक है, मर्चेंट गिल्ड्स में क्या होता था, सारे ट्रेडर्स मिलकर एक ग्रुप बनाते थे, कैसे काम करेंगे, कैसे राजा के साथ डील करेंगे, उसके लिए उनके खुद के कायदे कानून थे, और ये कायदे कानून राजा को तक एक्सेप्ट करने पड़ते थे क्योंकि ट्रेडर्स में उतनी यूनिटी थी और उनकी उतनी जरूरत थी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो तब के राजा वगैरह कलेक्ट करते थे, वो टैक्सेस को भी पे करना, नेगोशिएट करना राजाओं के साथ, ये काम भी वो जो एक ग्रुप था उसके जो हेड थे, गिल्ड्स थे, वो एक तरीके से यहाँ पे राजा के साथ नेगोशिएट करते थे। अलग अलग जो रिलीजियस इवेंट्स होते थे, कहीं पे मंदिर बनाना, कहीं पे भंडारा रखना, प्रसाद रखना, ये चीजों के लिए भी ये ट्रेडर्स, ये ग्रुप्स जो है काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको हिस्ट्री ऑफ ट्रेड इन इंडिया कराया गया है, दैट इज द लीडिंग ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। इंडिया में उस टाइम पे डिफरेंट एरियाज थे जो ट्रेड में कोई ना कोई चीज में स्पेशलिटी रखते थे या काफी ज्यादा ट्रेड करते थे, इनको हम कहते थे ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल पाटलिपुत्र, जिसको आज आप पटना के नाम से जानते हो, जाना जाता था अपने कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, जहां पे वो एक्सपोर्ट ऑफ अलग अलग टाइप ऑफ स्टोन्स, पत्थर जो होते हैं, उसमें काफी ज्यादा जाना जाता था। राइट, पेशावर की अगर आप बात करोगे तो पेशावर में दो चीजें यहाँ पे जानी जाती थी। एक, उसको एक्सपोर्ट सेंटर ऑफ वुल, ऊन का जो कपड़ा होता है या ऊन होता है, उसका एक्सपोर्ट पेशावर से बहुत ज्यादा होता था, और जो हॉर्सेस होते हैं अलग अलग कंट्री से, वो पेशावर में काफी ज्यादा इंपोर्ट किए जाते थे। ज्यादातर जो चाइना है, रोमन एम्पायर है, उनके साथ पेशावर ट्रेड करता था। तक्षशिला की अगर आप बात करोगे, तक्षशिला बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम पे फॉर मल्टीपल रीजंस। एक तो तक्षशिला को फाइनेंस एंड कमर्शियल हब माना जाता था, प्लस तक्षशिला में जो बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग है वो काफी ज्यादा फेमस था उस टाइम पे, और वहां पे एक यूनिवर्सिटी थी जिसको हम कहते थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो उस टाइम पे एक बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। जो भी ट्रेड होता था बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, ज्यादातर तक्षशिला के द्वारा या तक्षशिला से होता था। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो है एक कमर्शियल जंक्शन माना जाता था बिकॉज ऑफ इट्स रोड कनेक्टिविटी। तो इंद्रप्रस्थ से जो भी रोड कनेक्टिविटी थी वो ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ
चारों जगह से इंद्रप्रस्थ की कनेक्टिविटी थी, इसके लिए उसको एक रोड कनेक्टिविटी सेंटर माना जाता था। मथुरा की अगर आप बात करोगे तो मथुरा काफी ज्यादा फेमस था अपने अगेन एक तरीके से एम्पोरियम ऑफ ट्रेड के लिए, मतलब एक तरीके से जो आपका प्लेसमेंट है उसके वजह से। तो मथुरा से बहुत ज्यादा ट्रेड रूट्स थे साउथ ऑफ इंडिया के लिए, जो मथुरा एंड ब्रोच, जिसको आज आप भरूच के नाम से जानते हो, उसको कनेक्ट करते थे। अगेन भरूच एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। ओके, नेक्स्ट है वाराणसी। अब वाराणसी सबको पता है कि गंगा रिवर जो है, गंगेटिक रूट है, उसके लिए तो फेमस है ही है। साथ ही साथ वाराणसी का जो बनारसी कपड़ा है, जो आज के तारीख में भी फेमस है, जिसमें सोने की जरी का काम होता है, वो बनारस में बहुत फेमस था। और जो चंदन की लकड़ी होती है, उसके ऊपर जो वर्कमैनशिप करके चंदन की लकड़ी से अलग अलग हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जो बनते थे, वो बनारस का काफी ज्यादा फेमस था और एक्सपोर्ट भी किया जाता था। वाराणसी का कनेक्टिविटी विद तक्षशिला एंड भरूच, जो अगेन दो इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स है, वो भी काफी अच्छा था। ठीक है, अगर आप बात करते हो मिथिला की, तो मिथिला के जो ट्रेडर्स है वो बे ऑफ बंगाल एंड साउथ ऑफ चाइना से काफी ज्यादा ट्रेड यहाँ पे करते थे। तो साउथ ऑफ चाइना में अलग अलग आइलैंड्स थे, जैसे जावा, सुमत्रा एंड बोर्नियो, यहाँ पे मिथिला से ट्रेड बहुत ज्यादा होता था। ओके, नेक्स्ट दैट इज उज्जैन। उज्जैन को तो हम सब जानते हैं, ठीक है, बट उज्जैन में क्या ट्रेड सबसे ज्यादा होता था? तो उज्जैन को हम जानते थे अजेट, कार्नेलियन, मसलिन एंड मैलो क्लॉथ के लिए। अजेट का एक पत्थर आता है, अगर आप गूगल करोगे ना आपको पत्थर मिल जाएगा। तो अजेट का जो स्टोन है, कार्नेलियन का जो स्टोन है, मसलिन का जो कपड़ा है, मैलो क्लॉथ, बहुत ही सॉफ्ट नरम मुलायम कपड़ा होता है, उसके लिए उज्जैन बहुत जाना जाता था और भारी मात्रा में इन चीजों को अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करता था। उज्जैन का जो अगेन लैंड रूट कनेक्टिविटी विद तक्षशिला एंड पेशावर है, वो बहुत ज्यादा अच्छा था। तो जो मेजर ट्रेड सेंटर्स थे ना बाबू, वो भी आपस में अच्छी कनेक्टिविटी रखते थे, जिससे उनके बीच में भी आपस में ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सके। सूरत अगेन बहुत ही फेमस ट्रेड सेंटर था। सूरत में भी जो कपड़ा होता है, जरी का कपड़ा होता है, वो काफी ज्यादा फेमस था। साथ ही साथ सूरत की जो हुंडी है, वो इवन विदेशों में जैसे इजिप्ट और ईरान में भी ऑनर की जाती थी। ठीक है, तो अगर सूरत की हुंडी ड्रॉ हो रही है तो इजिप्ट और ईरान में भी चलेगी। ओके, कांची, जिसको आज आप कांचीपुरम के नाम से जानते हो, अगेन काफी ज्यादा फेमस था क्योंकि चाइना से कांची में बहुत ज्यादा शिप्स आती थी, पर्ल्स, ग्लास, रे, स्टोन जैसी चीजें खरीदती थी और सोना और सिल्क का कपड़ा जो है बेचकर जाती थी। नेक्स्ट दैट इज मदुरा। मदुरा जाना जाता था अपने पर्ल फिशरीज के लिए, एक तरीके से पर्ल, ये जो होता है ना अपना मोती। ठीक है, तो वैसे तो प्लास्टिक के आर्टिफिशियल मोती भी मिलता है, बट एक्चुअल में जो रियल पर्ल्स होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। जो समुंदर, वाटर बेड जो होता है ना, समुंदर का जो बेड होता है, उसमें से शेल्स के अंदर से निकलता है। तो यहाँ पे मदुराई में गल्फ ऑफ मन्नार था, वहां पे पर्ल फिशरीज होती थी, जिसको यहाँ पे पांड्यास जो थे वो एक तरीके से कंट्रोल करते थे। तो उसके वजह से बहुत सारे रोमन एम्पायर से वगैरह शिप आती थी वहां से पर्ल्स खरीदने के लिए। नेक्स्ट है ब्रोच, जिसको आज आप भरूच के नाम से भी जानते हो। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर इसको माना जाता था। नर्मदा नदी की वजह से इसकी कनेक्टिविटी वाया वाटरवेज काफी अच्छी थी, और रोडवेज तो आपको पता है कि भरूच को कितने सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है दैट इज कावेरी पट्टा, जिसको आज आप कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हो। कावेरी पट्टनम जाना जाता था उसके कंस्ट्रक्शन के लिए। वहां पे आज भी अगर आप जाओगे ना, बड़े बड़े काले पत्थरों का कंस्ट्रक्शन है, जो 100-200 साल पुराना कंस्ट्रक्शन है, वो आज भी इतना मजबूत कंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए कावेरी पट्टनम जाना जाता था अपने साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन की वजह से, बिकॉज उसका कंस्ट्रक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था ना, इसलिए ज्यादातर जो हेडक्वार्टर्स थे अलग अलग, वो कावेरी पट्टनम में थे, और वहां पे शिप्स आती थी, लोडिंग अनलोडिंग अच्छे से होती थी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी थी उतना वेट हैंडल करने की, राइट। साथ ही साथ कावेरी पट्टनम की अगर आप बात करोगे तो वहां पे चीजें जैसे परफ्यूम्स है, कॉस्मेटिक्स है, सेंट, सिल्क, वुल, कॉटन, कोरल, पर्ल्स, गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स जैसी चीजें जो है वहां पे काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होती थी। और प्लस वहां पे शिप बिल्डिंग का काम होता था। शिप्स को बनाने में बाबू महीने महीने लगता है। तो शिप्स बनाने का जो भी काम था, जो भी बिजनेसेस थे जो शिप बिल्डिंग का काम करते थे, कावेरी पट्टनम में काफी ज्यादा सिचुएटेड थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज तम्रलिप्ति। तम्रलिप्ति की अगर आप बात करोगे, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर माना जाता था, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी लैंड से भी अच्छी थी, सी से भी अच्छी थी।
वेस्ट एंड फार ईस्ट से उसकी कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी थी एंड वाया रोड बनारस और तक्षशिला दोनों से ताम्रलिप्ति अगेन यहाँ पे कनेक्टेड था। तो ये 14 एरियाज थे इंडिया में जिनको मेजर ट्रेड सेंटर्स यहाँ पे माने जाते थे। ओके, अगर आप बात करोगे इंडिया में क्या चीजें इंपोर्ट होती थी, क्या चीजें एक्सपोर्ट होती थी, तो मेजर अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो इंडिया से क्या चीजें विदेशों में बेची जाती थी? स्पाइसेस, व्हीट, शुगर, इंडिगो। इंडिगो करके अगेन एक फसल उगती है, ठीक है। इवन ब्रिटिशर्स आए तो इंडिगो बहुत उगवाते थे क्योंकि उसकी विदेशों में काफी ज्यादा डिमांड थी। ओपियम जिससे दवाइयां भी बनती है, सीसम ऑयल, कॉटन का कपड़ा, एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स जैसे पैरेट्स है, ठीक है, एनिमल स्किन है, फोर है, हॉर्न्स है, टॉर्टोइस शेल्स है, पर्ल, सफायर, क्वार्ट्ज जैसे पत्थर है, क्रिस्टल्स है, लैपिस लाजुली, ग्रेनाइट, टर्क्वाइज एंड कॉपर। तो ये पत्थर एंड डिफरेंट मेटल्स है, प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स है जो एक तरीके से काफी ज्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे। इंपोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो हॉर्सेस जो पेशावर में काफी इंपोर्ट होते थे, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइना का सिल्क जो कि वर्ल्ड फेमस था वो टाइम पे, फ्लेक्स एंड लिनन का कपड़ा जो कि इंडिया में नहीं बनता था, वाइन, डिफरेंट मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड, रूबीज, कोरल जैसे डिफरेंट प्रेशियस स्टोन्स, ग्लास एंड एम्बर, ये चीजें इंडिया में बहुत ज्यादा इंपोर्ट होती थी। तो इंडिया से कुछ चीजें हम विदेश में बेचते थे, कुछ चीजें हम इंडिया में खरीदते थे, बट इवन बैक देन हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए इंडिया को स्वर्ण भूमि या सोन चिरैया करके उस जमाने में भी जाना जाता था। ओके, बिटवीन फर्स्ट एंड द 7th सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में इतना ज्यादा ट्रेड बढ़ गया था कि इंडिया को वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड माना जाता था और 1/3 ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ जो है इंडिया में ही पाया जाता था। तो इंडिया वाज अ वेरी वेल्दी नेशन और इसीलिए तो हम कहते थे कि ब्रिटिशर्स को यही ट्रेड और वेल्थ जो है इंडिया में अट्रैक्ट किया था। करेक्ट, इंडिया को काफी किताबों में स्वर्ण भूमि, स्वर्णदीप, सोन चिरैया ऐसे कहा जाता था, ठीक है, बिकॉज इंडिया बैक देन वाज अ वेरी वेरी वेल्दी नेशन। ओके, टुडे आल्सो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट आफ्टर द ब्रिटिश ईरा इंडिया से बहुत ज्यादा वेल्थ काफी ज्यादा ड्रेन हो चुका था। ओके, सो यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री ऑफ ट्रेड इन इंडिया देखोगे बिफोर द ब्रिटिश ईरा, यस, ट्रेड में इंडिया काफी ज्यादा आगे था, बट इवन एज ऑफ टुडे जैसे इंडिया टेक्नोलॉजी में पीछे है, तभी भी टेक्नोलॉजी में पीछे भी था। ओके, चलिए, तो आज के सेशन की अगर हम बात करें, आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आप अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर पाओगे। ओके, बाकी आज के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।